हेलो, आई एम योगेश। आप देख रहे हैं स्टडी जीएस। आज देखेंगे क्लास 10th का जो ज्योग्राफी बुक है, ज्योग्राफी के एनसीईआरटी, उसका फर्स्ट चैप्टर है रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट। उसको हम लोग देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं ज्योग्राफी क्लास 10। इसमें जो पहला चैप्टर है ज्योग्राफी का, रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो उस चैप्टर को हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे, उसके बाद क्रमशः आगे देखे जाएंगे नेक्स्ट जो चैप्टर है। तो इस चैप्टर में पहला जो वर्ड आया है रिसोर्सेस, ठीक है। रिसोर्सेस किसे कहते हैं, व्हाट इज रिसोर्सेस, एंड देन डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या होता है, व्हाट इज डेवलपमेंट, इसके बारे में पूरा डिटेल से आगे जाना। तो आइए देखिए, उसमें जो पहला टॉपिक है वो है रिसोर्स, ठीक है। रिसोर्स किसे कहते हैं हम लोग, यानी व्हाट इज रिसोर्स। तो एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट which can be used to satisfy our needs, provides it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable, can be termed as resources। क्या कहा गया कि कोई भी ऐसी चीज जो हमारे आसपास या हमारे पर्यावरण या हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद हो, जिसका हम उपयोग करते हैं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, जिसमें जो है या तो हम किसी भी इकोनॉमिकली चीज से हम लोग उसको उसके द्वारा उत्पादन कर सकते हैं, या तो इंडस्ट्रियों में ले जाके हम किसी टेक्नोलॉजी का यूज करके उस रिसोर्सेज का हम यूज कर सकते हैं। तो वैसे जो जितने भी कोई भी मटेरियल है या कोई भी चीज थिंग्स, उसे हम क्या बोलेंगे, रिसोर्स बोलेंगे। रिसोर्स जनरली आप ऐसे भी बोल सकते हो कि कोई भी चीज जिसका उपयोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रिसोर्सेज बोलते हैं। उसके बाद अगला है वो टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज के कई टाइप्स होते हैं। इसमें बहुत 3-4 टाइप्स हम लोग को यहाँ पढ़ना है। इसमें जो पहला है कि ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, यानी उत्पत्ति के आधार पर, ओरिजिन के बेसिस पर रिसोर्सेज कितने टाइप होते हैं। फिर होता है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। फिर अगला जो होता ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। सब सारी चीजें बारी बार हम लोग क्रम से देखेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में पहला जो है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, यानी उत्पत्ति के आधार पर कितने तरह के रिसोर्सेज होते हैं, इसके बारे में पहले जानेंगे। इसमें पहला जो है उत्पत्ति का था, यानी ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन व्हिच इज बायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक रिसोर्सेज क्या होता है, पहले इसको जान। इसमें दो टाइप है, बायोटिक और अबायोटिक। इसमें पहला है बायोटिक, उसके बाद दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ सच एज ह्यूमन बीइंग्स, फ्लोरा एंड फॉना। क्या बोला, ये जो रिसोर्सेज है ये बायोस्फीयर में होते हैं, और बायोस्फीयर में जैसे ह्यूमन बीइंग्स भी इन्वॉल्व होते हैं, फ्लोरा भी इन्वॉल्व होता है, फाउना भी इन्वॉल्व होता है, यानी जितने भी वनस्पति, पशु पक्षी, जीव जंतु सहित मनुष्य भी सारे जो है किस रिसोर्सेज के अंदर आ जाए, तो बायोटिक रिसोर्सेज के अंदर आ जाए। तो ये था पहला ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन का पहला जो बायोटिक रिसोर्सेज था, ये था। इसमें थोड़ी सी आपको समझना कि ये लिविंग थिंग्स की बात करेगा। किस चीज की बात करेगा, यानी लिविंग थिंग्स की बात करेगा। यानी बायोटिक रिसोर्सेज जो था उसमें सभी वैसे लिविंग थिंग्स, ठीक है, सारे लिविंग थिंग्स किसमें काउंट हो जाएंगे, बायोटिक रिसोर्सेज। अगला है आपका अबायोटिक रिसोर्सेज, ऑल दोज थिंग्स व्हिच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड अबायोटिक रिसोर्सेज। यानी अबायोटिक रिसोर्सेज किसे कहा जा सकता है, जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उसे क्या कहेंगे हम, अबायोटिक रिसोर्सेज। जैसे रॉक्स हो गया, मेटल्स हो गया, सब सारे क्या हो जाएंगे, अबायोटिक थिंग्स से, ठीक है। तो ये था ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के आधार पर, ठीक है। इसके बाद आगे देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एडजस्टेबिलिटी। देखते हैं अगला जो है सेकंड टाइप, वो है ऑन द बेसिस ऑफ एडजस्टेबिलिटी। अगला जो रिसोर्सेस होते हैं वो उसको ऑन द बेसिस ऑफ एडजस्टेबिलिटी के में डिवाइड किया गया, वो है पहला उसका रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। यानी ऑन द बेसिस ऑफ एडजस्टेबिलिटी रिसोर्सेज को दो भाग में फिर से डिवाइड किया गया है। पहला है रिन्यूएबल रिसोर्सेज और दूसरा है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो यही जानते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज किसको बोलते हैं, द रिसोर्सेज व्हिच कैन बी रिन्यू और रिप्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस आर नोन एज रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जैसे सोलर एनर्जी, वाइंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। क्या कहा गया यहाँ पर, वैसा कोई भी रिसोर्स है जिसको दोबारा से रिप्रोड्यूस किया जा सकता है, किसके द्वारा, बाय द प्रोसेस ऑफ, या तो फिजिकल, केमिकल या मैकेनिकल प्रोसेस के द्वारा। अगर हम दोबारा से किसी भी रिसोर्सेज को प्राप्त कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं, तो विच सिचुएशन वाले जो रिसोर्सेज हैं उसको क्या कहा जाएगा, रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इसका एग्जांपल पूछता है एग्जाम में, सोलर, वाइंड एनर्जी और वाटर, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। सब सारे जो एग्जांपल हैं किसके हैं, रिन्यूएबल एनर्जी के, ठीक है। फर्दर आगे रिन्यूएबल रिसोर्सेज को भी यहाँ पर डिवाइड किया गया। पहला जो कंटिन्यूअस
और दूसरा होता है बायोलॉजिकल। कंटिन्यूस उसे बोलेंगे जिसका हम कंटिन्यू क्या कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, उसमें से आ जाएगा वाइन एंड वाटर, बहुत जल्दी जल्दी। दूसरा जो है बायोलॉजिकल, नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ, यानी बहुत टाइम लग जाएगा अगर हम जंगल भी उगाएंगे, नेचुरल वेजिटेशन को अगर यदि मेंटेन करना रहे तो हमें टाइम ज्यादा लग जाता है। तो ये सब जो सारे आते हैं जिसमें जीव जंतु आएंगे, ठीक है, यहाँ पर मेनली लिविंग थिंग्स आएंगे बायोलॉजिकल में, नेचुरल वेजिटेशन या तो पेड़ पौधे होंगे या तो फिर अन्य जीव जंतु है जो वाइल्ड लाइफ, ठीक है। तो सारे जो चीजें हैं वो बायोलॉजिकल वाले टाइप में आ जाएंगे। रिन्यूएबल रिसोर्सेज का जो दूसरा टाइप होता है बायोलॉजिकल, पहला होता है कंटिन्यूअस, जैसे वाइंड और वाटर, इसे कंटिन्यूअस रिसोर्सेज के अंतर्गत आ जाएंगे रिन्यूएबल रिसोर्सेज में, ठीक है। तो ये था रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अगला जो होता है वो है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सॉस्टिबिलिटी, वो है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। दीज अकर्स ओवर वेरी लॉन्ग ड्यूरेटिव टाइम, एग्जांपल में मिनरल्स एंड फॉसिल वेस्ट। क्या क्या आ गया यहाँ पर कि ऐसे रिसोर्सेज जिसको बनने के लिए बहुत ज्यादा समय लग जाता है, मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं, और इतना लॉन्ग समय लग जाता है, ऊपर से बनेगा भी नहीं बनेगा इस चीज का कोई गारंटी नहीं होता है। तो वैसे रिसोर्स को क्या बोलेंगे हम लोग, नॉन रिन्यूएबल, यानी दोबारा से उसको प्राप्त नहीं कर सकते, कर भी सकते तो मिलियंस ऑफ ईयर लग जाएंगे। तो वैसे रिसोर्सेज क्या कहलाएंगे, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहलाएंगे। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को अगला फिर दो टाइप में डिवाइड किया गया, एक होता है रिसाइक्लेबल और एक होता है नॉन रिसाइक्लेबल रिसोर्सेज। इसमें जो होता है रिसाइक्लेबल मेटल्स और नॉन रिसाइक्लेबल फॉसिल फ्यूल, यानी मेटल्स वाले इसको कुछ हद तक रिसाइक्लेबल किया जा सकता है, लेकिन ये जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, सब सारी चीजों को दोबारा से प्राप्त नहीं किया जा सकता है, नॉन रिसाइक्लेबल इसलिए आ जाए। तो ये था ऑन द बेसिस ऑफ एक्सॉस्टिबिलिटी, ठीक है, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में। इसके बाद अगला जानेंगे, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। अगला जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। इसमें जो होता है चार टाइप के होते हैं, इसके आधार पर रिसोर्सेज को चार टाइप में डिवाइड किया गया। वो पहला क्या, इंडिविजुअल रिसोर्सेज, दूसरा है कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज, तीसरा है नेशनल रिसोर्सेज और चौथा है इंटरनेशनल रिसोर्सेज। तो आइए बारी बारी से जानते हैं। पहला जो इंडिविजुअल रिसोर्सेज, ये क्या होता है, देयर आर आल्सो ओन्ड बाय प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल्स, यानी कोई भी व्यक्ति जिसका निजी कोई भी संपत्ति हो, कोई प्रॉपर्टी हो, तो वैसे रिसोर्सेज को क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल रिसोर्सेज बोले, जैसे लैंड हो गया, कार, बाइक। तो इसके बाद जो है अगला है कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज। देयर आर रिसोर्सेज व्हिच आर एक्सेसिबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी, यानी ये वैसा रिसोर्सेज है जिसके समाज के सभी वर्ग के लोग उस चीज का उपयोग कर सकते हैं, वैसे रिसोर्सेज का यूज कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। जैसे ग्रेजिंग ग्राउंड्स, जैसे चरवाहा होता है, वहां पर गांव के हर आदमी वहां पे जाके अपना जो बैल बकरी चरा सकता है। तो सब पॉन्ड, हर आदमी जाकर पॉन्ड में नहा सकते, जो भी यूज करना है आप पानी भी पॉन्ड का यूज कर सकते हो। पार्क में भी हर लोग जा सकते हैं, कम्युनिटी का कोई भी आदमी हो, किसी के लिए वहां पर मनाही नहीं होती। पिकनिक स्पॉट्स, वहां पर भी कोई अपना जाके पिकनिक मना सकता है। तो ये सब जो रिसोर्सेज है उसको क्या कहेंगे, कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज बोलेंगे। यानी क्या बोला, देयर आर रिसोर्सेज व्हिच आर एक्सेसिबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी, समुदाय के सभी व्यक्तियों के लिए अवेलेबल होगा वैसा रिसोर्सेज, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज बोलेंगे। नेक्स्ट है नेशनल रिसोर्सेज। ऑल द रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशन व्हिच इज लोकेटेड विद इन द नेशन and has legal power to acquire even private property for public goods. 12 nautical miles from the coast is territorial water, there is also belong to nation. क्या बोले यहाँ पर कि वैसे सभी रिसोर्स जो एक कंट्री के अंदर सारे जो सिचुएटेड है, लोकेटेड है, सभी वो जो है उनको क्या बोला जाएगा, नेशनल रिसोर्सेज कहा जाएगा। और इसमें क्या होता है, कई बार सरकारें देखते हैं, कई बार रोड्स बनाती है, या तो फिर ब्रिज का निर्माण करती है, या तो फिर डैम बनाती है, उस वजह से बहुत सारे लोगों को प्राइवेट जो लैंड होता है उसको भी सरकार एक्वायर कर देती है। तो सब सारे अंतर्गत आ जाएंगे किसके, नेशनल रिसोर्सेज के अंतर्गत भी आ जाते हैं कभी कभी। तो ये बात भी यहाँ पर लिखा हुआ है, पब्लिक गुड के लिए, यानी समाज के अच्छाई के लिए अगर किसी का जमीन भी हड़पना पड़ेगा सरकार तो अतिक्रमण करती है, ठीक है। आगे 12 नॉटिकल मील्स, ये एग्जाम में पूछता है कि जो कॉस्ट होता है समुद्र का, जो कॉस्ट होता है वहां से 12 नॉटिकल मील्स अगर उसको किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो 22.2 किलोमीटर ये फ्रॉम द कॉस्ट, ये जो कहलाता है वो टेरिटोरियल वाटर एरिया कहलाता है। ये भी नेशन से रिलेटेड, नेशन देश का ही अंतर्गत कहा जाएगा, वो भी नेशनल रिसोर्सेज के अंतर्गत ही होगा। तो ये भी हर एग्जाम के बाद पूछता है कि 12 नॉटिकल मील्स क्या वो नेशनल रिसोर्सेज है या इंटरनेशनल है, तो ये नेशनल रिसोर्सेज के अंतर्गत रखा जाता है इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, वो है इंटरनेशनल रिसोर्सेज। There are international institutions which regulate some resources beyond 200 nautical miles, that is exclusive economic zone। क्या कहा कि जो हमारा होता है वाटर बॉडी, जहां से जो टेरिटोरियल वाटर है वहां से
200 नॉटिकल मील्स, यहाँ तक का जो इलाका होता है वो इंटरनेशनल रिसोर्सेज कहलाएगा। और यहाँ पर सबों का अधिकार होता है, सभी कंट्री वहां पर जाकर अपना उस जो रिसोर्सेज वहां पर पाए जाते हैं तो उस चीज का उपयोग यूज कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। तो उसे कहा जाता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये एग्जाम के बाद पूछता है कि व्हाट इज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो टेरिटोरियल वाटर होता है, टेरिटोरियल वाटर से 200 नॉटिकल मील्स तक का जो डिस्टेंस होता है वहां तक जो रिसोर्सेज पाए जाते हैं समुद्री इलाकों में, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इंटरनेशनल रिसोर्सेज बोलेंगे। और इस पर अधिक अगर यदि आपको यूज करना है तो पहले आपको परमिशन लेना पड़ेगा, जो भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं तो उस सारे से आपको परमिशन लेना पड़ेगा। तो ये था आपका इंटरनेशनल रिसोर्सेज जो 200 नॉटिकल मील्स से तक का आपका ये रिसोर्सेज कहलाएगा। तो इस तरह से ये जो ज्योग्राफी फर्स्ट चैप्टर क्लास 10 था वो हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पर सारे जो पहले रिसोर्सेज देखें, फिर उसका टाइप्स देखें। तो आइए जानते हैं अगला जो टाइप होता है टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में, वो है फर्स्ट टाइप ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, यानी विकास के आधार पर रिसोर्सेज को कितने टाइप में डिवाइड किया जाता है। वो है 4 टाइप में। पहला क्या, पोटेंशियल रिसोर्सेज, दूसरा है डेवलप्ड रिसोर्सेज, तीसरा है स्टॉक और चौथा है रिजर्व्स। तो आइए बारी बारी से जानते हैं इसके बारे में, सबके बारे में अध्ययन करेंगे हम लोग। पहला है पोटेंशियल रिसोर्सेज, रिसोर्सेज which are found in a region but have not been utilized। यानी हमारे रीजन में बहुत सारे क्षेत्रों में पाए जाते हैं लेकिन उसका अभी तक यूज हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, बहुत कम मात्रा में यूज कर पा रहे हैं। तो वैसे रिसोर्सेज को क्या बोलेंगे हम, पोटेंशियल रिसोर्सेज। जैसे राजस्थान और गुजरात के इलाके में बहुत ज्यादा संभावना है किसी वाइंड एंड सोलर एनर्जी का डेवलपमेंट का, लेकिन अभी भी हम वहाँ जो जिस टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं वो टेक्नोलॉजी हमारे पास अभी थोड़ा कम पड़ रही है, जिसकी वजह से इस रिसोर्सेज का हम लोग उतना बेहतर ढंग से अभी तक भी नहीं यूटिलाइज कर पा रहे हैं। यानी किसी विशेष रीजन पर अगर यदि किसी चीज का उपलब्धता हो या तो फिर उसका यूटिलाइज करने का अपार संभावना या इनॉर्मस जो पॉसिबिलिटी हो, पोटेंशियल हो, ठीक है, डेवलपमेंट करने का किसी भी रिसोर्सेज का, तो उसे हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल रिसोर्सेज बोलेंगे। ठीक है, जैसे राजस्थान और गुजरात में बहुत ज्यादा मात्रा में वाइंड एनर्जी और सोलर एनर्जी क्रिएट किया जा सकता है, जनरेट किया जा सकता है। ठीक, हालांकि कुछ हद तक हो रहा है लेकिन उतना इनॉर्मस तरीके से नहीं हो रहा है। आगे अगला है डेवलप्ड रिसोर्सेज which are survey and their quantity and have been determined for utilization depends on technology and level of their feasibility। यहाँ पर क्या कहा गया कि कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जिसका हमें क्या करना है, उसका सर्वे करना है। क्या करना है, सर्वे करना है, उसका क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को डिटरमाइन करना है कि कितना क्वालिटी में पाया जाता है, कितना क्वांटिटी में पाया जाता है, क्या क्वालिटी है, सारी चीजों को डिटरमाइन करना है फॉर द यूटिलाइजेशन डिपेंड ऑन द टेक्नोलॉजी। और किसका यूटिलाइजेशन करके, हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से। ठीक है, तो ये जो मेनली पूरा जो डेवलप रिसोर्सेज है वो टेक्नोलॉजी और लेवल ऑफ देयर फिजिबिलिटी, यानी कितना ज्यादा मात्रा में टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं और कितना अच्छे तरीके से उसका हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं, किसी भी रिसोर्स को चेक कर रहे हैं, उसका क्वालिटी का चाहे क्वांटिटी हो चाहे सर्वे कर रहे हैं। तो वैसे रिसोर्सेज क्या कराएंगे, डेवलप्ड रिसोर्सेज कराएंगे, विच आर सर्वे एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड। रिसोर्सेज का जो क्वालिटी है और क्वांटिटी है दोनों का सर्वे किया गया है और ये पूरी तरह से डिपेंडेंट किसके ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट। तो सारी चीज क्या कराएंगे, डेवलपमेंट रिसोर्स। आगे है स्टॉक, materials in the environment which have the potential to satisfy human needs but human beings do not have the appropriate technology to access these included stock। क्या कहा गया कि मटेरियल्स एनवायरमेंट बहुत सारे हैं लेकिन उसका जो टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं होने के कारण ह्यूमन नीड्स होते हुए भी हम उस चीज को उपयोग नहीं कर पाए, कोई एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी मेरे पास न होने के कारण इस जो स्टॉक है उस चीज का हम लोग एक्सेस नहीं कर पाते। तो वैसे में जैसे हाइड्रोजन, ठीक है, इसका बहुत ज्यादा मात्रा यूज करते हैं, वाटर बहुत ज्यादा मात्रा पाया जाता है भारत में, तो वाटर का क्या करते हैं, वहां से हाइड्रोजन को निकाल के फिर उसको रिच सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में हम यूज कर सकते हैं हाइड्रोजन को। तो ये हम लोग नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे पास कोई इस तरह से टेक्नोलॉजी का अभी तक उस तरह से विकास नहीं हो पाया है, इसकी वजह से हाइड्रोजन का ज्यादा हम यूटिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिजर्व। रिजर्व आर द सबसेट ऑफ द स्टॉक व्हिच कैन बी पुट इनटू यूज विद द हेल्प ऑफ द एग्जिस्टिंग टेक्निकल नो हाउ बट देयर इज यूज हैज नॉट बीन स्टार्ट। क्या कहा गया है कि मेरे पास बहुत सारे ऐसे रिजर्व्स हैं जिसका हम लोग क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्निकल, यानी मेरे पास जो टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी का यूज करके हम उस रिसोर्सेज का यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन अभी तक एक दुर्भाग्य की बात यह है कि अभी तक इस चीज का शुरुआत नहीं किया गया है।
ठीक है। तो ये था रिजर्व्स, यानी इसमें कोई भी रिसोर्सेस हो जिसका हमारे पास जो टेक्नोलॉजी, उसी टेक्नोलॉजी से हमको यूटिलाइज करना था, लेकिन अभी तक वो स्टार्ट नहीं हो पाया है। वैसे में जैसे वाटर इन डैम्स, फॉरेस्ट रिजर्व, यानी वाटर जो डैम का होता है, उस डैम का वाटर को क्या करना है हमें, उस वाटर के द्वारा बिजली का उत्पादन हालांकि कुछ जगहों पर किया जाता है, लेकिन उतनी तादाद में नहीं किया जा सकता है, ठीक, और किया भी नहीं जा रहा है। इस चीज को बढ़ाना है कि आगे उस रिजर्व का हम लोग कैसे ज्यादा ज्यादा यूटिलाइज कर सकते हैं रिसोर्सेस का। आज भी देखेंगे हम लोग तो ज्यादातर थर्मल पावर के ऊपर हम लोग डिपेंडेंट है, कोयले से जो बिजली निर्माण उत्पादन किया जाता है उसी चीज पर डिपेंडेंट है। ठीक है, अगर यदि वाटर इतने सारे डैम्स है, सारे डैम्स में अगर वाटर रिसोर्सेज का हम यूज करें, यूटिलाइज करें बिजली का प्रोडक्शन करने के लिए, तो हमारे लिए अच्छी बात होगी। इन्वायरमेंट का पोल्यूशन भी नहीं होगा, ऊपर से उस रिसोर्स का हम यूटिलाइज करेंगे। फॉरेस्ट एरिया जो है, फॉरेस्ट एरिया को रिजर्व किया जा रहा था कि फर्दर हम क्या कर सकते हैं, आगे उस चीज का हम यूटिलाइज कर सकते हैं जो भी रिजर्व है उस चीज का। ठीक है, तो ये है कि हम जो भी टेक्नोलॉजी, उस चीज का एग्जिस्टिंग जो टेक्नोलॉजी है हमारे देश में, जो टेक्नोलॉजी उसका यूज करके हम ये रिसोर्सेज इसका यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन अभी तक ये स्टार्टेड नहीं हुआ। तो ये हमारे दुर्भाग्य की बात है। तो ये था हमारा रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, जो फर्स्ट चैप्टर है ज्योग्राफी क्लास 10 का, उसका पूरी तरह से जो रिसोर्सेज और टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज ये खत्म हो गया। उसके बाद अगला जो टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में दिखाना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।